तो दोस्तों आप सब कैसे हैं। आप सभी का जेसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आपकी कुछ अभी परीक्षाएं चल रही थी, जिसके कारण मैंने अपनी सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया था। तो दोस्तों बच्चों आज से हम शुरू करते हैं हमारा दोस्तों यह 9th क्लास का दोस्तों हमारी यह तीसरी यूनिट है, जिसमें हम दोस्तों आज हम परमाणु द्रव्यमान पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। बच्चों बच्चों इसके पहले भी हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ चुकी हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? परमाणु द्रव्यमान। इसके पहले हमने इसके पीछे का पार्ट पढ़ चुका है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों आप अपनी किताबें खोल लीजिए एवं बच्चों परमाणु द्रव्यमान को आप खोल लीजिए। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ बच्चों, आप सुनिएगा एवं अपने किताब में भी आप पढ़ते रहिए। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान थी। क्या दोस्तों? बच्चों परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों ये परमाणु द्रव्यमान होता क्या है आप पहले समझिए। ठीक है, तो बच्चों पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व की एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इनकी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना काफी कठिन कार्य होता है, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। ठीक है तो बच्चों अब हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम सबसे शुरू में पढ़ते हैं कि आखिर परमाणु द्रव्यमान कहलाता क्या है। बच्चों आपका वजन कितना है? आपने कभी अपना वजन नापा है कि कितना है? मान लो बच्चों जैसे हमारा वजन कितना है, 60 kg। ये हमारा बच्चों क्या है? भार। ठीक है बच्चों, क्या है? भार। क्योंकि क्या है बच्चों कि इसमें हमारा क्या गुरुत्वाकर्षण, क्या बच्चों? गुरुत्वाकर्षण भी जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण हमारा वजन कितना हो जाता है बच्चों? 60 kg। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम इस गुरुत्वाकर्षण को हटा दें तब हमारा एक्चुअल में द्रव्यमान आएगा। क्या आएगा बच्चों? एक्चुअल में द्रव्यमान आएगा। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा अगर हम द्रव्यमान निकालें? तो अगर हमारा भार कितना है बच्चों? 60 kg है, जिसमें हमारा गुरुत्वाकर्षण कितना होगा बच्चों? 9.81। ठीक है बच्चों, तो 9.81 से जब हम 60 में से 9.81 से भाग दे देंगे तो बच्चों जो भी हमारा आएगा वह हमारा क्या कहला जाएगा? लगभग बच्चों यह 6.5 के करीब पे आएगा। तो बच्चों यह है हमारा द्रव्यमान। क्या है बच्चों? यह हमारा द्रव्यमान है। ठीक है बच्चों। एवं दोस्तों बच्चों अगर हम चंद्रमा में कह दें कि चंद्रमा में अगर हमारा वजन पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो बच्चों हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा जो है 1/6 जो उसका गुरुत्वाकर्षण है कितना है? 1/6। तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 से भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 10 kg। मतलब अगर बच्चों अगर पृथ्वी पर हमारा वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना वजन होगा? 10 kg। ठीक है बच्चों, तो आप इस सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों आशा करता हूं कि द्रव्यमान आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम आगे आते हैं कि हमारा परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो बच्चों आप जानते हैं परमाणु, परमाणु क्या होता है बच्चों? किसी भी तत्व की, क्या बच्चों? किसी भी तत्व की सबसे छोटी मात्रा क्या कहलाती है? हमारी परमाणु कहलाती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर इससे बड़ा क्या होता है बच्चों? जब 2-3 परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अणु बनाते हैं। और अणु जब इकट्ठे हो जाते हैं बच्चों तो क्या बनाते हैं? तत्व या यौगिक। क्या बनाते हैं बच्चों? तत्व या यौगिक बनाते हैं। ठीक है बच्चों। चलो आशा करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, क्या था बच्चों कि शुरू शुरू में जो ये हमारे तत्व थे, जो हमारे परमाणु था, उसको हम भार कितना है इसका ये हम नहीं निकाल पा सकते थे। ठीक है बच्चों। इसका नियम किसने दिया था? तो बच्चों डाल्टन ने दिया था। क्या तो बच्चों? डाल्टन ने दिया था कि आप इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों। तो उन्होंने उसके लिए अलग अलग मान्यताएं दी। तो बच्चों उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या दिया था? पहला रासायनिक संयोजन। क्या दोस्तों? बच्चों रासायनिक संयोजन का नियम दिया था। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान रखिएगा पहला। एवं बच्चों दूसरा क्या था बच्चों? यौगिकों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। क्या बच्चों? यौगिकों के सापेक्ष परमाणु
द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है, आप इसे जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। कौन सा बच्चों? ये वाला, इस चीज को आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब आगे हम चलते हैं। अब इसमें उदाहरण किसका लेता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड CO का लेता है। किसका लेता है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड का ये उदाहरण लेता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें बच्चों अब बताइए, मैंने आपको पहले पढ़ने के लिए कहा था कि परमाणु द्रव्यमान भी आप साथ साथ में पढ़ के आइएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आगे वाला जो हमारा पन्ना है उसमें परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, तो आप इन सभी चीजों को पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों जैसे ये क्या है, किसका फार्मूला है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसमें क्या क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, कार्बन का जैसे बच्चों क्या होता है, मान लो अगर हम कार्बन 3 ग्राम लेते हैं, ठीक है बच्चों, और ऑक्सीजन कितना लेते हैं? 4 ग्राम लेते हैं, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है बच्चों, तो आप इसे पढ़ते रहिएगा। तो 3 ग्राम लेते हैं और 4 ग्राम लेते हैं, तो बच्चों ऑक्सीजन का इसका सापेक्ष द्रव्यमान क्या होगा? क्या ऑक्सीजन का सापेक्ष द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, तो कितना होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जो कार्बन का हमारा 3 ग्राम था, ऑक्सीजन के 4 ग्राम, ठीक है बच्चों, इसमें भाग देंगे। मतलब ऑक्सीजन का हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन को ऊपर करेंगे और 3 को नीचे कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यह क्या हो जाएगा? यह कार्बन के सापेक्ष ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा वह होगा 1/3। क्या होगा बच्चों? वो दोस्तों 1.33। बच्चों गलती से कह गया था, तो क्या होगा बच्चों? 1.33। ठीक है बच्चों, तो पहले तो बच्चों इसको क्या लिखा जाता था? 1/33 क्या? AMU। क्या? AMU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है तो बच्चों क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखा जाता था। लेकिन बच्चों अब क्या कर दिया गया है कि इसे AMU ना लिख के खाली केवल 1.33 U, बस U का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे यूनिट। क्या है बच्चों? यूनिट। ठीक है, तो 1.33 अब यूनिट लिखा जाने लगा है। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि अब हम कैसे इसका सापेक्ष द्रव्यमान निकालते हैं। तो सापेक्ष द्रव्यमान में हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे CO है तो सापेक्ष द्रव्यमान निकालना होगा। तो जैसे अगर हम इसका 10 ग्राम लेते हैं और इसका 6 ग्राम लेते हैं, तो ऑक्सीजन का जो है सापेक्ष द्रव्यमान किसके प्रति? कार्बन के प्रति। तो क्या होगा? 10/6। और जो भी आंसर आएगा 1 कितना आएगा बच्चों? 1/8 के करीब जो भी आएगा, तो बच्चों वो कितना हो जाएगा? यूनिट। ठीक है बच्चों, आप इसे AMU भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पुरानी पद्धति हो गई है AMU लिखने की, है ना। तो अब क्या लिखते हैं? 1.8 U। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आगे पढ़िएगा बच्चों, तो कंटिन्यू करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलो अगले हम प्रश्न में चलते हैं। चलो, तो बच्चों आप इन सभी चीजों को पढ़िएगा, कौन सा? ये वाला चैप्टर, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बच्चों ऑक्सीजन के ही सापेक्ष में क्यों लेते हैं हर चीजें? आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए कि हर चीजें हम ऑक्सीजन के सापेक्ष में क्यों लेते हैं। तो बच्चों पहले जब हम AMU लिखते थे, क्या बच्चों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखते थे, तब हम ऑक्सीजन को लिया करते थे, क्योंकि बच्चों उस समय पे हमारे पास इतनी तकनीकी या कह ले कि ज्ञान नहीं था। इसलिए हम क्या करते थे, जैसे बच्चों ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, तो हम इसे कितने सापेक्ष लेते हैं? किसी के भी अगर सापेक्ष लेंगे तो वह 1/16। क्या बच्चों? 1/16 के सापेक्ष में लेते थे। ठीक है बच्चों, लेकिन हम ऑक्सीजन को ही क्यों लेते थे? क्योंकि क्या था, ऑक्सीजन ही एक ऐसा तत्व था जो कि सबके साथ यौगिक बनाता था। क्या बच्चों? सबके साथ ये जुड़ जाता था। ठीक है ना बच्चों। एम बच्चों क्या होता था कि इसकी 2 शर्तें होती हैं कि यूनिट बनाने के लिए, द्रव्यमान निकालने के लिए, कि सबसे पहले तो वह सबके साथ जुड़ जाए। एम बच्चों जो भी उसका परिणाम आए, जैसे 1.33, 1.44, ये सब चीजें ना आकर क्या आए? 2 आए, ये 1.5 आए, 1 आए, है ना बच्चों, इस टाइप से आए। तो सबसे अच्छा उदाहरण इसका पहले क्या मिला था इनको? ऑक्सीजन। लेकिन बच्चों अब इसके स्थान पर क्या हो गया है? अब कार्बन को लिया जाता है। ठीक है ना, मानक के रूप में अब किसका लिया जाता है बच्चों? कार्बन को लिया जाता है। ठीक है बच्चों, कब से लिया जाना लगा है बच्चों? 1961 से। ठीक है ना, इसके पहले हम क्या लेते थे? ऑक्सीजन को लेते थे। ठीक है ना, किसका?
सापेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए 1/16 से। ठीक है, तो अब कार्बन का कितना द्रव्यमान होता है बच्चों? 12। तो अब हम किसको इसको सापेक्ष द्रव्यमान के लिए किसका यूज करेंगे? एक परमाणु द्रव्यमान इक्वल्स टू 1/12वां भाग। ठीक है बच्चों, जब हम लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो कार्बन जो 12 है वह समस्थानिक के रूप में एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान रखिए। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों, जैसे किसी के पास छोटी छोटी 2 बेर हैं। ठीक है बच्चों, बेर तो आप समझते ही होंगे, खाने वाला। अब हमारे पास मान लो एक तरबूज है। ठीक है बच्चों, तो तरबूज तो हमारा बड़ा होगा, तो हम कि कितने ये 2 बेर हम कितने में खरीद सकते हैं? तो क्या करेंगे कि हम इसे 12 भाग में डिवाइड कर देंगे इस तरबूज को। ठीक है बच्चों, तो 12 भाग में जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या करेंगे, एक भाग हम दे देंगे किसे? इसे, और ये दोनों बेर हम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यही पद्धति अपनाई जाती है क्या? द्रव्यमान निकालने के लिए। ठीक है ना, किसके साथ? कार्बन के साथ। तो क्या कार्बन का कितना हो गया बच्चों द्रव्यमान? 12। तो इसका कौन सा भाग यूज करेंगे हम? 1/12वां भाग यूज करेंगे। ठीक है ना, किसी का सापेक्ष द्रव्यमान निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान अनुपात। क्या कहते हैं? द्रव्यमान अनुपात। ठीक है, चलो बच्चों, तो बच्चों ये जो सारणी आपकी दी हुई, तो बच्चों ये जो चीजें पूरी दी हुई हैं, आप इन सभी चीजों को एक बार पढ़ लेना अपने घर में। ठीक है ना, अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप एक बार मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं इसको एक बार और पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, आप जब भी क्लास में आए तो ये जो सारणियां बनी हुई हैं, इसमें जो आपके द्रव्यमान दिए हुए हैं वह आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, अब हम आगे चैप्टर में चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों क्या, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने अभी आपको समझाया था कि परमाणु जो होते हैं वे अस्थायी होते हैं। क्या? अस्थायी होते हैं। मतलब बच्चों वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। क्या? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या है बच्चों? हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब यह है कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। वह क्या होते हैं? वह किसी न किसी रूप में चेंज में रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो परमाणु होते हैं वे इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु बन जाते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। और ये अणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व या यौगिक। ठीक है बच्चों, क्या बनाते हैं? तत्व या यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब क्या है, अब आगे चलते हैं। तो चलो पढ़ो, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, अधिकांश तत्वों के परमाणु जो हैं वह स्वतंत्र रूप में उपस्थित नहीं रह पाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु जो है अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर द्रव्य बनाते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि अणु जो होते हैं, अणु या आयन, क्या बच्चों? अणु या आयन, ये क्या है? मिलकर क्या बनाते हैं? द्रव्य। ठीक है बच्चों, द्रव्य बनाते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो बच्चों लाखों असंख्य करोड़ों को जब हम आयनों एवं अणुओं को मिला देते हैं तो वो द्रव्य का रूप या वस्तु का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे पढ़ते हैं। अणु क्या कहलाते हैं? साधारणतः अणु जो होते हैं वह 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि जो परमाणु होते हैं वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। वे क्या करते हैं? वे 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में क्रिया करके अणु बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। ठीक है बच्चों, वे क्या करेंगे? आपस में जैसे 2 परमाणु हैं, वे कि स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रहेंगे, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है ना, आकर्षण बल के कारण, और आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, और इन्हीं जुड़े हुए भाग को क्या कहेंगे हम? अणु। ठीक है, ये आकर्षण बल के द्वारा एक कसकर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एवं अणु को किसी तत्व अथवा यौगिकों के सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और यही अणु 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? यौगिक। ठीक है, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा।
एवं बच्चों चलो आगे पढ़ते हैं। यौगिकों के उन सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उन यौगिकों के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के अणु परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि अलग अलग परमाणु, जैसे एक परमाणु ये ऑक्सीजन का हो गया और एक परमाणु हाइड्रोजन का हो गया, ये जरूरी नहीं है बच्चों कि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही जुड़े। ठीक है बच्चों, ये क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तभी तो ये क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। ठीक है बच्चों, जब अलग अलग तत्वों के जो अणु होते हैं वो मिलते हैं तभी तो पानी बनता है। इसका मतलब क्या होता है, वे आपस में भी क्रिया कर सकते हैं। तो आपस में क्रिया करके मान लो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, O प्लस O क्या बनाएगा बच्चों, O2 बनाएगा, ऑक्सीजन के दो अणु बनाएगा। अगर इसमें तीसरा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओजोन। क्या बनाएगा बच्चों, ओजोन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है बच्चों, मतलब 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर बनाते हैं क्या, ओजोन का एक अणु। क्या बनाते हैं, ओजोन का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग परमाणु भी मिल सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के मान लो 2 अणु हो, वो परमाणु हो गए, एवं ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनाएगा, H2O, मतलब क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अलग अलग परमाणु भी आपस में मिल सकते हैं। तो इन्हें मिले हुए भाग को क्या कहेंगे, हम अणु ही कहेंगे। मतलब पानी H2O जो बना है वह पानी का एक क्या है, अणु है। क्या है, पानी का एक अणु है। ठीक है बच्चों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं बच्चों अगर आपको यह चीजें अच्छी लगी हो, ना समझ में आ रही हो, तो 2-3 बार इसको आप पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों तत्वों के अणु। ठीक है बच्चों, क्या, तत्वों के अणु। अब चलो पढ़ते हैं। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब क्या होता है बच्चों, तत्व किसे कहते हैं। तत्व में क्या होगा बच्चों कि जो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन ही जुड़ेंगे तब वह क्या कहलाएंगे, अणु। और ये जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही अणु मिलेंगे, क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ही अणु मिलेंगे, तब वो क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान रखना। जैसे अब आगे पढ़ो, आपको चलो पढ़ो, यहां से पढ़ो। तो क्या है बच्चों, जैसे आर्गन Ar, हीलियम He इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण ऑक्सीजन के अणु देखो बच्चों, कुछ जो होते हैं परमाणु जो होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, अणु कह सकते हैं, एक ही अगर हो। लेकिन जैसे कुछ तत्व होते हैं जो कि जब 2 अपन परमाणु मिलाएंगे तभी वे अणु कहे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके कौन कौन से उदाहरण हैं बच्चों, जैसे क्या है आपका आर्गन और हीलियम, ये जब एक ही परमाणु होंगे तो इन्हें हम अकेला अणु कह सकते हैं, इन्हें 2 जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, जैसे हीलियम प्लस हीलियम, लेकिन अगर एक हीलियम भी रहेगा तो बच्चों हम इसे अणु या परमाणु कह सकते हैं। लेकिन क्या ऑक्सीजन को कह सकते हैं, नहीं। ऑक्सीजन एक रहेगा तो क्या होगा, यह परमाणु कहलाएगा, और जब हम इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ देंगे तब यह क्या कहला जाएगा, अणु कहलाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आर्गन और हीलियम के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बच्चों चलो हम ये जो सारणी है, ठीक है बच्चों, सारणी है ये जो, उसको हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है दोस्तों, बच्चों देखो आर्गन एवं हीलियम जो है वह एक परमाणु है। ठीक है, परमाणु, तो मतलब क्या हो गया बच्चों, जो ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी हो गई, 2, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, तब जाके वो O2 बना है। तो ये जो ये रहता है ये इसकी परमाणुकता कहलाती है। ठीक है ना दोस्त बच्चों। अब आता है अगर क्वेश्चन कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, 3, इसमें कितने ऑक्सीजन मिले, 1 + 1 + 1, मतलब 3 ऑक्सीजन मिले, तो इसकी परमाणुकता कितनी कहला गई, 3। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा कि आर्गन 1 परमाणु, हीलियम 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, क्लोरीन 2 परमाणु, फ्लोरीन 4 परमाणु। जब
फोर जो फ्लोरीन जहां पे यूज होगा बच्चों वह 4 के रूप में ही यूज होगा, F4। ठीक है, और सल्फर जो होता है वह बहुपरमाणुकता होता है। ठीक है बच्चों, मतलब सल्फर S2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है, S5 भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, इसलिए इसे बहुपरमाणुकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं क्या यहाँ पे यौगिक के अणु। ठीक है बच्चों, तो पढ़ो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। जैसे बच्चों यौगिक क्या कहलाता है, तो यौगिक को हमने कितनी बार समझा है, जैसे पानी, पानी हमारा क्या है बच्चों, यौगिक। क्या है, यौगिक। जब दो या दो से अधिक अणु, भिन्न अणु आपस में एक निश्चित अनुपात में, क्या तो बच्चों, निश्चित अनुपात में, तो पानी का निश्चित अनुपात क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान अनुपात क्या होता है पानी का, 1:8। ठीक है बच्चों, तो जब दो या दो से विभिन्न तत्वों के अणु जो होते हैं निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। अगर वह निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे तो वो क्या कहला जाएंगे बच्चों, मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण में भी क्या कहला जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है बच्चों, पिछले क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप अगर आपको ध्यान ना हो तो उन सभी वीडियो को आप निकाल कर एक बार जरूर देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं, अगले वाले में बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कुछ यौगिकों के अणु। क्या पढ़ेंगे बच्चों, शुरू में सारणी 3.4 कुछ यौगिकों के अणु पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहां से हम पढ़ेंगे कुछ यौगिकों के अणु। तो बच्चों देखो यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात दिया गया है, तो ये कैसे आता है, तो बच्चों जैसे जल, जल का हमने आपको बता ही दिया था। अब हम एक और नया उदाहरण लेते हैं बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ये दूसरा नंबर। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH3। ठीक है, तो इसमें NH3 में बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है बच्चों वह होता है 14। हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 3। एक होता है बच्चों, लेकिन इसमें कितने संख्या है, 3 संख्या है इसकी, तो गुणते 3 हो जाएगा, 1 गुणते 3 बराबर 3, तो मतलब 14 और 3 के अनुपात में ये होगा। ठीक है बच्चों, आप इसे ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। तो कार्बन का फॉर्मूला द्रव्यमान कितना है बच्चों, 12। ऑक्सीजन के कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन इसमें के दो यहाँ पे क्या है, अणु है, 200 परमाणु है, तो गुणते तो मतलब 12:32। तो इसमें आप भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6, ये आ जाएगा, ये 16, और फिर इसको डिवाइड कर दोगे तो 3, और फिर ये 8, तो कितना आ गया, 3:8। ठीक है बच्चों, तो आपको आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब बच्चों ये जो ध्यान रखिएगा, जैसे ये H2O है, ठीक है ना, तो H2O में द्रव्यमान अनुपात कितना हो गया, द्रव्यमान, अगर एग्जाम में पूछता है आपका कि द्रव्यमान अनुपात बताइए, तो द्रव्यमान अनुपात क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान अनुपात हो जाएगा वह 1:8 होगा। क्या होगा, 1:8। लेकिन अगर इसी में पूछ लेगा सरलतम अनुपात, क्या, सरलतम अनुपात, ठीक है, तो सरलतम अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों, सरलतम अनुपात जो होगा बच्चों, जैसे ये हाइड्रोजन कितनी संख्या है, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1, तो क्या हो जाएगा सरलतम अनुपात, 2:1। ठीक है बच्चों, क्या कहलाया जाएगा, 2:1। लेकिन द्रव्यमान अनुपात कितना कहलाया जाएगा, 1:8, क्योंकि हम द्रव्यमान अनुपात में द्रव्यमान एवं दोस्तों सरलतम अनुपात में उनकी खाली केवल संख्या, ठीक है ना, नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करता हूं कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो बच्चों, तो अब बच्चों हम पढ़ते हैं आयन क्या होता है। चलो बच्चों पढ़ो, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने हुए होते हैं।
क्या बच्चों, धातु जो और अधातु जो होते हैं वह आवेशित कणों से ही मिलकर बने हुए होते हैं। आवेशित कण, जो बच्चों कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, सरलतम भाषा में, समझने की भाषा में कण क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। क्या होता है बच्चों, जो हमारे जो ये यौगिक होते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होते हैं, अणु ही तो होते हैं। अणु मतलब कण। ठीक है बच्चों, जब ये कण होते हैं, जब इनमें थोड़ी सी ऊर्जा आप दे देना तो ये आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। ठीक है ना। और ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आवेश होते हैं। कौन सा, पहला धनात्मक पॉजिटिव और दूसरा ऋणात्मक। क्या बच्चों, दूसरा ऋणात्मक मतलब माइनस। मतलब क्या होता है बच्चों कि कोई भी जैसे आयन है या अणु है वह किस रूप में होते हैं, पॉजिटिव आयन में या ऋणात्मक आयन में। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो कोई भी यौगिक, क्या यौगिक जो भी बनेंगे वह पॉजिटिव पॉजिटिव कभी नहीं बनेंगे, वह क्या बनेंगे, माइनस और प्लस ही बनेंगे। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लेते हैं NaCl। NaCl क्या है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। क्या बच्चों, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक। बच्चों हम थोड़ी दूसरे पेंसिल का यूज कर लें तो आपको अधिक दिखाई देगा। तो नमक का फॉर्मूला क्या है बच्चों, NaCl, सोडियम सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये क्या है, नमक का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जो धनात्मक होगा वह Na है और Cl जो है वह ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना कि जब माइनस और प्लस ही मिलकर यौगिक या मिश्रण बनाते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कभी माइनस माइनस नहीं मिलेगा। जैसे बच्चों चुंबक में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, दूर भगते हैं। लेकिन माइनस और पॉजिटिव जब आते हैं तो क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो इसी में यही होता है। ठीक है बच्चों, जब दो तत्व आपस में मिलते हैं तो कैसे तत्व मिलते हैं, एक पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस सभी चीजों को आप ध्यान रखना। तो बच्चों आज का जो वीडियो है बच्चों यह यहीं तक का है। आप यह तक का पूरा कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों। अगली क्लास में जब आएंगे तो सरलतम अनुपात, द्रव्यमान अनुपात एवं बच्चों परमाणुकता। ठीक है बच्चों, एवं बच्चों कौन सा आज हमने बताया, परमाणु द्रव्यमान, ये सभी चीजें आप याद करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इन सभी चीजों को जब याद कर लेंगे तब हम बच्चों पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र लिखना। एवं बच्चों मैं इसको ऐसे समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं से भी आपको अधिक रटने की, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए बच्चों जो मैंने सारणियां आपको बताई हैं उन सभी सारणियों को आप याद करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों तब तक के लिए अब हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। आशा करता हूं कि ये सब चीजें आप जरूर पढ़ेंगे। और बच्चों पूरी वीडियो देखा करो आप शुरू से लेकर लास्ट तक, और जितनी बार आप ना समझ में आए उतनी बार आप देखो बच्चों, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं इसको बार बार समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली क्लास में। तब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, रासायनिक सूत्र लिखना हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए उसको पढ़ते रहो एवं बच्चों जहां पे भी डाउट हो उसको हमें पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तब चलता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एवं बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।